वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अथर्वा। तो मूवी की शुरुआत में हम अथर्वा नाम के एक आदमी को देखते हैं और अथर्वा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पता क्या है, उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें आ गई है। लेकिन दोस्तों तभी एक गुंडा अथर्वा के सर पे गन तान देता है। अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि ये गुंडा अथर्वा को मारना क्यों चाहता है, तो चलिए इसके जवाब जानने के लिए पूरी मूवी देखिए। यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है और हम अथर्वा को देखते हैं। अथर्वा का ना बचपन से पुलिस ऑफिसर बनने का एक सपना था और इसीलिए वो पुलिस का एग्जाम भी देता है। एग्जाम में अथर्वा पास भी हो जाता है, लेकिन जब उसका फिजिकल टेस्ट होता है तो बेचारा उस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा भागने पर उसकी सांस फूलने लग गई थी और इसी वजह से वो बाहर हो जाता है। अब आगे एक दिन जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो एक दोस्त उसका अथर्वा को बहुत चिढ़ाता है कि अबे तू कैसे बनेगा ऑफिसर, तू तो भाग भी नहीं पाया। दोस्तों की ये सारी बातें सुनकर अथर्वा बहुत निराश हो जाता है। एक दिन की बात है कि वो अपने एक दोस्त के साथ शाम के समय ड्रिंक कर रहा था। तभी अथर्वा के सामने उसके अंकल आ जाते हैं और अथर्वा के अंकल दोस्तों एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। अंकल कहते हैं कि बेटा तुम पुलिस नहीं बन पाए तो क्या हो गया, तुम्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी पुलिस की मदद करती है और जब भी पुलिस के पास कोई मिस्ट्री केसेस आते हैं तो पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ही मदद लेती है। यहाँ दोस्तों अथर्वा अपने मन में सोच लेता है कि उसको एक बार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम तो देना ही चाहिए। इसके बाद वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पढ़ाई शुरू करता है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम दोस्तों क्लियर कर देता है। वो अंदर से बड़ा खुश होता है कि चलो मैं किसी काम तो आया। साथ ही साथ गांव में सभी लोग अथर्वा के लिए बड़े खुश होते हैं कि चलो बढ़िया हुआ, वो अच्छी जगह निकल गया। अब आगे अथर्वा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए आता है। वहाँ ना अथर्वा का हेड होता है स्वामी। वो अथर्वा को उसकी टीम से मिलाता है। अथर्वा की टीम में सारा, दिवाकर और नानी होते हैं। जिसके बाद स्वामी अथर्वा से कहता है कि हमारा प्रोफेशन सच्चाई को ढूंढकर लोगों के सामने लाने का है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपनी जॉब ईमानदारी से करोगे। इसके बाद दोस्तों अथर्वा केबिन में जाकर अपना काम शुरू कर देता है। अथर्वा को देखकर साफ साफ लगता है कि उसे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है। एक दिन अथर्वा और नानी एक साथ घूम रहे होते हैं और वहाँ नानी अथर्वा को सारा के बारे में बताता है कि सारा पहले काफी खुश रहती थी, लेकिन जब से सारा ने डीआईजी के बेटे को बॉयफ्रेंड बनाया तब से सारा काफी टेंशन में रहती है, क्योंकि डीआईजी का बेटा एक साइको है और इसलिए डीआईजी का बेटा हमेशा सारा को परेशान करता रहता है। अब दोस्तों अथर्वा हमेशा की तरह अपने काम में लगा होता है, पर अभी तक अथर्वा को एक भी ढंग का केस नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा ही एक अच्छे केस की तलाश में रहता है। एक दिन अथर्वा के पास एक चोरी का केस आता है और ये चोरी एक ज्वेलरी शॉप में हुई होती है। जिसके बाद अथर्वा अपनी टीम के साथ उस ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वहाँ ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है कि जब शॉप में चोरी हुई थी ना, तो मैं शॉप में नहीं था और इसलिए चोरों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कब आए, कब चोरी की। अब शॉप में आता है इंस्पेक्टर रविंदर ऑफिसर से सारी डिटेल्स पूछता है। तब ऑफिसर उसे बताते हैं कि चोर दीवार के रास्ते से शॉप में एंटर किए थे। लेकिन दोस्तों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अथर्वा बीच में आकर रविंदर से कहता है कि सर, चोर दीवार के रास्ते से नहीं बल्कि वॉशरूम से आए थे, क्योंकि वॉशरूम में चोरों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। साथ ही साथ चोरों ने शॉप में आने के बाद ये सारी प्लानिंग बनाई थी। जिसके बाद दोस्तों पुलिस को वहाँ पर एक गुजराती न्यूज़पेपर में हथियार बंधे हुए मिलते हैं। तो अब रविंदर शहर के सारे गुजराती मेंबर्स को ट्रेस करवाता है। उन सभी गुजराती लोगों को बुलाकर उनके फिंगरप्रिंट्स को चेक करवाता है। इसके बाद पुलिस को 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट्स मैचिंग मिलते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। अथर्वा भी अपना पहला केस सॉल्व करके अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब दोस्तों पुलिस इस रॉबरी के बारे में मीडिया को बता रही होती है और तभी अथर्वा को वहाँ पर नित्या नाम की लड़की दिखती है और अथर्वा नित्या को पहले से जानता था, क्योंकि दोस्तों अथर्वा नित्या से प्यार करता था। आगे हमें अथर्वा के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। अथर्वा और नित्या एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साथ ही साथ अथर्वा नित्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन अथर्वा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने से नित्या को आई लव यू कह पाए और इसी वजह से अथर्वा चाह कर भी नित्या से आई लव यू नहीं कह पाया। अब आगे अथर्वा नित्या से मिलने जाता है। वहाँ नित्या उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अथर्वा बताता है कि हम दोनों, तुम्हें याद नहीं है, एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। तब जाकर नित्या को उसकी पहचान होती है। वो घर आने से पहले उससे हाथ भी मिलाती है और नित्या से हाथ मिलाकर अथर्वा बहुत ज्यादा खुश होता है, नाचने लग जाता है। वो तो दोस्तों असलियत में भी ऐसा ही होता है ना। जिसके बाद अथर्वा और नित्या एक दूसरे से काफी मिलने लगते हैं और दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती है। अथर्वा धीरे धीरे नित्या के करीब आ जाता है और नित्या भी अथर्वा को अपना अच्छा दोस्त मान लेती है। एक रात की बात है कि अथर्वा के दोस्त उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें नित्या को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि पहले तुमने उसे खो दिया था पर अब नित्या तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी है, तो अब उसको जाने मत देना और तुम्हें जल्दी से नित्या को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अथर्वा भी सोचता है कि हाँ ये सही तो कह रहे हैं और सोचता है कि चलो नित्या को अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। अगले दिन वो नित्या से मिलने जाता है और इस बार भी अथर्वा दोस्तों नित्या से आई लव यू कह नहीं पाता, पर तभी नानी अथर्वा से कह देता है कि तुम घबराओ मत, नित्या से जाके जाओ, आई लव यू कह दो। अथर्वा भी पूरे जोश में नित्या से आई लव यू कहने जाता है, पर तभी नित्या उससे कहती है कि मेरी जोशनी ने मुझे अपने घर पर बुलाया है और क्या तुम भी मेरे साथ जोशनी के घर चलोगे।
दोस्तों जोशनी एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। अथर्वा भी नित्या के साथ जोशनी के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब दोनों जोशनी के घर पहुंचते ही हैं तो घर पर उन्हें जोशनी और उसके बॉयफ्रेंड शिवा की लाश मिलती है। बस दोस्तों ये सब कुछ देखकर नित्या और वो काफी शॉक हो जाते हैं। नित्या बड़ी दुखी हो जाती है कि ये क्या हो गया मेरे दोस्तों के साथ और वो अपने दोस्त की मौत पर रोने लग जाती है। अथर्वा भी उसको संभालता है और उसके बाद अथर्वा जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देता है। पुलिस इसके बाद जोशनी के घर की जांच पड़ताल शुरू करती है। साथ ही साथ पुलिस को शिवा के हाथ में गन भी मिलती है। फिर पुलिस जोशनी के पड़ोसियों से जोशनी के बारे में भी पूछती है तो जोशनी के पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि काफी बार हमने जोशनी और शिवा को आपस में लड़ते हुए देखा है और यहाँ तक कि जोशनी शिवा पर काफी चिल्लाया भी करती थी। इसके बाद दोस्तों पुलिस मीडिया को बताती है कि शिवा ने जोशनी का खून किया है क्योंकि उन्हें शिवा के हाथ में गन मिली थी, जिससे दोस्तों इनको लग रहा है कि शिवा ने ही जोशनी को मारा। और यहाँ तक कि जोशनी के पड़ोसियों ने भी ये बात बताई कि जोशनी और शिवा के बीच काफी लड़ाई हुआ करती थी और शायद इसलिए शिवा ने जोशनी को मार डाला होगा और उसको मारने के बाद शिवा ने खुद भी आत्महत्या कर ली होगी। ये सब कुछ सुनकर नित्या पुलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि नित्या जोशनी को बहुत अच्छे से जानती थी। नित्या रविंदर के पास जाकर उसे कहती है कि शिवा ने नित्या को नहीं मारा है बल्कि उन दोनों का मर्डर हुआ है। रविंदर नित्या से कहता है कि हमें जो सबूत मिला है उसके मुताबिक शिवा ने अपने गन से नित्या का खून किया है और खुद को भी मार दिया, इसलिए ये मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या का केस है। इसके बाद दोस्तों नित्या अथर्वा को सारी बात बताती है कि शिवा एक डायरेक्टर था और शिवा ने ही जोशनी को एक्ट्रेस बनाया था। साथ ही साथ शिवा और जोशनी आपस में लड़ने की एक्टिंग क्या करते थे बस। अब ये सारी बात सुनकर अथर्वा सोचने लग जाता है कि आखिर शिवा और जोशनी का खून किसने किया होगा। दूसरी तरफ रविंदर जोशनी के को एक्टर विजय से मिलने जाता है और वहाँ पर रविंदर विजय से पूछता है कि जोशनी के मरने से पहले उसने तुम्हें कुछ कहा था। विजय उसे बताता है कि मैं काफी दिनों से जोशनी से नहीं मिला हूँ और इसलिए मुझे जोशनी के बारे में कुछ नहीं पता और आप कह रहे हैं कि मैंने उसे कुछ कहा था। नहीं, रविंदर विजय से पूछताछ करके चला जाता है दोस्तों। इसके बाद हम विजय के पास्ट के बारे में जानते हैं और तब विजय और जोशनी दोस्तों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन एक दिन विजय जोशनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इसी वजह से जोशनी विजय पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। विजय को वो धक्का देकर चली जाती है। उस दिन के बाद से जोशनी ने विजय के साथ काम करने से मना कर दिया। अब अथर्वा जब अपने रूम में सो रहा होता है तभी उसे सपने में जोशनी और शिवा की लाश दिखती है। अथर्वा का मन इससे काफी बेचैन हो जाता है और इसी वजह से अथर्वा ठान लेता है कि बस अब मैं कैसे भी करके असली गुनहगार को ढूंढ कर रहूंगा। वो और नानी जोशनी के घर पर जाते हैं। वहाँ अथर्वा को एक डायमंड रिंग मिलता है दोस्तों। इसके बाद वो नानी के साथ एविडेंस रूम में जाता है और वहाँ उसे शिवा के पर्स में उस डायमंड रिंग का बिल भी मिलता है। बस फिर क्या था, अथर्वा समझ आता है कि शिवा ने जोशनी का खून नहीं किया है क्योंकि जिस दिन दोनों का खून हुआ था उस दिन शिवा ने जोशनी के लिए ये डायमंड रिंग लिया था और अगर शिवा को जोशनी को मारना था तो शिवा जोशनी के लिए डायमंड रिंग खरीदता ही क्यों। इसके बाद अथर्वा और नित्या शिवा के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वहाँ शिवा के माँ बाप उसे बताते हैं कि शिवा और जोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे और कभी भी शिवा और जोशनी के बीच लड़ाई नहीं हुई, जरूर उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। ये सारी बातें बोलते समय शिवा के माँ बाप की आंखों में दोस्तों आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे की मौत और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत इस तरह हो जाएगी। अब अथर्वा और नानी जब अपने ऑफिस से जा रहे होते हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रघु होता है वो अथर्वा से कहता है कि जोशनी का केस बंद हो चुका है और तुम जोशनी के केस को रीओपन करने की कोशिश मत करो वरना मैं सर से कहकर तुम्हारा सस्पेंड करवा दूंगा। ये सुनकर अथर्वा दोस्तों रघु पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर अथर्वा के पास कातिल के खिलाफ कोई भी सबूत तो नहीं होता अभी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो टीवी पर विजय का इंटरव्यू देखता है और जब विजय से इंटरव्यू में जोशनी के बारे में पूछा जाता है तो विजय रिपोर्टर से कहता है कि जोशनी के काफी लोगों के साथ अफेयर्स थे और इसी वजह से शिवा ने जोशनी का खून कर दिया क्योंकि एक बार विजय और जोशनी की आपस में लड़ाई हुई थी। दोस्तों ये सारी चीजें देखकर अथर्वा विजय पर यहाँ से नजर रखना शुरू कर देता है। एक रात की बात है कि विजय क्लब में पार्टी कर रहा होता है, तभी अथर्वा नित्या से कहता है कि तुम जाकर विजय की ड्रिंक में ये सच बोलने वाली गोली मिला दो। दोस्तों ये गोली खाने से इंसान बस सच्चा ही बोलता है। तब नित्या भी विजय के पास जाकर चोरी से विजय की ड्रिंक में वो गोली मिला देती है, जिसके बाद विजय काफी नशे में झूमने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर अथर्वा मौके का फायदा उठाकर विजय को पकड़ लेता है। अब अथर्वा उससे पूछता है कि तुमने जोशनी का खून क्यों किया। विजय कहता है कि मैंने जोशनी को नहीं मारा है। बस दोस्तों यहाँ से विजय की बातों पर उसे यकीन हो जाता है। इतने टाइम में एक ऑफिसर अथर्वा और विजय का वीडियो बना रहा था। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीडियो को रविंदर को दे देता है। रविंदर भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि आपके ऑफिसर ये कर रहे हैं। कहता है कि केस के सॉल्व होने के बाद भी अथर्वा इस केस को ओपन करने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों अथर्वा के हेड उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही साथ अथर्वा को जोशनी के केस से दूर रहने के लिए कहा जाता है। अब नानी कहता है अथर्वा से कि आखिर तुम इस केस के लिए अपनी जॉब खतरे में क्यों डाल
डाल रहे हो। अथर्वा उसे बताता है कि जब मैं स्कूल में था ना, तब कुछ पुलिस ऑफिसर्स मेरे पापा को झूठे केस में अंदर डाल दिए थे और मेरे पापा ये शर्मिंदगी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस दिन से मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनकर निर्दोष लोगों की मदद करूंगा और अब भले मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन मैं जोशनी और शिवा के कातिल को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अथर्वा यहाँ से दोस्तों जोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और कॉल डिटेल्स में अथर्वा को एक अननोन नंबर दिख जाता है। जोशनी को उस अननोन नंबर से काफी बार कॉल आया होता है, तब वो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन आता है स्विच ऑफ। इसके बाद अथर्वा जोशनी का बैंक डिटेल निकालता है। वहाँ उसे दिखता है कि जोशनी ने मरने से पहले 10 लाख रुपए किसी को भेजे होते हैं। अथर्वा उस दूसरे आदमी का बैंक डिटेल निकाल लेता है, साथ ही साथ उस आदमी का फोटो भी प्रिंट करवा देता है और दोस्तों उस आदमी का नाम होता है शाहरुख। अब अथर्वा शाहरुख से मिलने उसके घर पर जाता है, लेकिन अथर्वा को घर में शाहरुख नहीं मिलता। हर जगह वो शाहरुख को ढूंढने लग जाता है और आखिर में थक हार कर वो अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे शाहरुख दिख जाता है। अथर्वा भागते हुए सीधे उसके पास जाता है। वो पूछता है कि जोशनी ने तुम्हें 10 लाख रुपए क्यों दिए, जल्दी बताओ। शाहरुख बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था और उसी आदमी ने मेरा बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसके बाद वो आदमी मेरे अकाउंट पर अपने पैसे मंगवाता था। यहाँ दोस्तों अथर्वा समझ जाता है कि वो आदमी जानबूझकर शाहरुख के अकाउंट में पैसे डलवाता था, क्योंकि वो आदमी अपना डिटेल्स सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था। और दोस्तों वो आदमी है कौन, इसका पता अब जल्द ही चलने वाला है। बस अथर्वा बैंक में जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिस दिन शाहरुख और वो दूसरा आदमी बैंक से पैसे निकालने आए थे। वहीं अथर्वा को उस दिन का फोटो भी मिल जाता है, लेकिन अभी तक अथर्वा को उस आदमी का नाम नहीं पता चलता। इसके बाद रात के समय फॉरेंसिक लैब में चोरी छुपे उस आदमी की फोटो को स्कैन करके उसका इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। पर तभी दोस्तों वहाँ पर स्वामी आ जाता है। स्वामी अथर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने को कहा था ना, और अगर आज के बाद तुम लैब के अंदर आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखना। अथर्वा भी दोस्तों स्वामी से कहता है कि सर आप मुझे भले नौकरी से निकाल दीजिए, पर मैं असली कातिल को ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन की बात है दोस्तों। अथर्वा जोशनी के साथ काम करने वाले जो एक्टर्स थे उनसे जाकर उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो एक्टर उसे बताते हैं कि वो आदमी जोशनी का सेक्रेटरी था और उस आदमी का नाम था सागर। साथ ही साथ दोस्तों वो लोग अथर्वा को सागर का एड्रेस भी दे देते हैं और जब अथर्वा उस एड्रेस पर जाता है तो वहाँ उसे सागर दिख जाता है। सागर भी अथर्वा को देखकर वहाँ से तुरंत भागता है, जिसके बाद अथर्वा उसको पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर अस्थमा की बीमारी के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। अगली सुबह अथर्वा एक झूठी चोरी के केस में सागर को फंसा देता है और जब सागर पुलिस से कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, तब वहाँ पर अथर्वा आकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुमने जोशनी को क्यों मारा ये बताओ। तब सागर उसे सच्चाई बता देता है कि वो जोशनी का सेक्रेटरी था। एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है और वो लोग एक्ट्रेस के वैन में हिडन कैमरा लगा देते हैं, जिससे उनके पास सारे एक्ट्रेस के एमएमएस आ जाते हैं और उसी एमएमएस के जरिए वो लोग एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिया करते थे। और दोस्तों ऐसे ही उन लोगों ने जोशनी के साथ भी किया था। अब ये सारी बातें सुनकर अथर्वा समझ जाता है कि पैसे तो इसी ने लिए, पर शायद इसने जोशनी का खून नहीं किया। पर आखिर कौन है जिसने जोशनी को मारा? तब अथर्वा सोचता है कि जरूरी नहीं है कि खूनी की जोशनी के साथ कोई दुश्मनी हो। ऐसा भी हो सकता है कि खूनी शिवा को मारने आया हो और साथ ही साथ खूनी ने जोशनी को भी मार डाला हो। दोस्तों इसका मतलब अभी तक अथर्वा गलत वे में इंक्वायरी कर रहा था और असलियत में खूनी का दुश्मन जोशनी नहीं बल्कि शिवा है। अब अथर्वा को यकीन हो जाता है कि खूनी की शिवा के साथ दुश्मनी थी और इसीलिए अथर्वा रविंद्र के पास जाकर उसे बताता है कि सर शिवा ने जोशनी को नहीं मारा, बल्कि शिवा और जोशनी का किसी और ने मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों रविंद्र रघु से गुस्से में कह देता है कि इस अथर्वा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। रघु भी अथर्वा को पुलिस स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ रघु अथर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने को कहा था ना, और तुम अभी भी यहाँ हो। बेचारा अथर्वा अपने घर आ रहा होता है। तभी कुछ लोग उससे किडनैप कर लेते हैं और यहाँ से मूवी आती है दोस्तों प्रेजेंट में। वो गुंडे अथर्वा पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन अथर्वा उन सभी गुंडों को बेहद अच्छे तरीके से मारता है। इसके बाद वहाँ रघु आ जाता है और अथर्वा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अथर्वा भी कम नहीं था, वो रघु को उल्टा पकड़ के बांध देता है। तो यहाँ पर यह बात पता चल जाती है कि शिवा और जोशनी के खून में दोस्तों रघु भी इन्वॉल्व था। तब अथर्वा रघु को सच बोलने वाली दवाई खिला देता है। इसके बाद रघु से बताता है कि शेखर नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जमीन से ऑयल निकालता है और ऑयल निकालने के लिए शेखर जमीन में ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करता था जिससे जमीन हमेशा के लिए बेकार हो जाती थी।
शेखर अपने बिजनेस को चलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को पैसे दिया करता था। पर एक दिन शिवा के दोस्त विनोद को शेखर के काले धंधे के बारे में पता चल जाता है और एक रात शिवा अपनी पेन ड्राइव विनोद के पास छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद गुंडे शेखर के कहने पर विनोद को मारने आते हैं। तभी विनोद शिवा के पेन ड्राइव में शेखर की सारी डिटेल्स को ट्रांसफर कर देता है और जब शिवा को सारी बात पता चली थी तो वो सीधे रघु के पास गया था उस पेन ड्राइव को दिखाने। इसके बाद दोस्तों, शेखर के कहने पर राजू शिवा को मारने चाहता है, पर तभी जोशनी भी वहाँ पर आ जाती है और इसीलिए राजू ने उन दोनों को मार दिया। राजू की सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है। फिर रविंदर रघु के साथ शेखर को भी अरेस्ट कर लेता है और दोस्तों, इस तरह ये मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि शिवा और जोशनी को रघु ने मारा था। साथ ही साथ अथर्वा को उसका जॉब भी वापस मिल जाता है। एक दिन अथर्वा और नित्या एक साथ बैठे होते हैं कि तभी अथर्वा को रविंदर का कॉल आता है और रविंदर अथर्वा को कहता है कि सारा का खून हो चुका है, जल्दी आओ। दोस्तों, अथर्वा सारा की लाश के पास आता है। तब उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है और इस बार खूनी ने लिखा था दोस्तों, आई एम कमिंग सून अथर्वा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ रहस्य अभी भी बचे हुए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।